हेलो स्टूडेंट। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर में एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से हम लोग एक क्लास का डेटा मेंबर फंक्शन के थ्रू डेटा इनपुट करते थे फिर आउटपुट करते थे, उसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा को और मेंबर फंक्शन के साथ बहुत सारे का इनपुट हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और आउटपुट भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। द एरे ऑफ क्लास टाइप वेरिएबल इज नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन डिक्लेयर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एज फॉलोइंग वे। पहला तरीका ये है कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम लेंथ दे देंगे, कितना साइज़ होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि अगर क्लास का नाम एम्प्लॉय है तो उसका अगर हम ऑब्जेक्ट मैनेजर ले रहे हैं तो 3 अगर देते हैं, दैट मीन्स कि आप 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन तीन स्ट्रक्चर बनेगा आपका। वी कैन यूज दिस एरे व्हेन कॉलिंग ए मेंबर फंक्शंस लाइक दिस। जैसे हम लोग किस तरीके से इसको कॉल करेंगे, अगर आप लूप चला रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, दैट मीन्स मैनेजर आई डॉट पुट डेटा फंक्शन। इस तरीके से आप उसके डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज द मल्टी डायमेंशनल एरे ऑल्सो। तो ये एक तरीका है, एक फार्मूला आप देख लीजिए जिस तरीके से आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको आपको बनाने का तरीका है क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम एंड लेंथ। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप उसको कीजिएगा। कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिया है क्लास का, इसको वाइड मेन करके हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। एज एन एरे कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रक्ट। सिमिलरली we can also have array of variable that are of type class. Such variable are called array of object. इसको हम क्या कहेंगे, array of object कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है क्लास स्टूडेंट, जिसमें प्राइवेट में हमने फ्लोट परसेंटेज लिया है, पब्लिक में रजिस्ट्रेशन नंबर है, एज है, गेट डेटा फंक्शन लिया है, शो डेटा फंक्शन लिया है। फंक्शन कैसे आप समझ रहे हैं, पैरेंथेसिस को देख के, गेट डेटा के बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है, शो डेटा के बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ये फंक्शन है, ये पब्लिकली डिक्लेयर किया गया है। फॉर दिस क्लास इफ यू रिक्वायर्ड 100 स्टूडेंट देन वी आर नॉट डिक्लेयर डिफरेंट S1 S2 S100 ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स वेरी क्रिटिकल टास्क। जाहिर सी बात है, अगर हमको एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो हम लोग S1 लेते थे। अगर हमको बोला जाए कि 100 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए तो क्या ये पॉसिबल है कि आप S1 S2 S3 करके 100 टाइम्स आप लिखें? दैट्स अ लेंदी एंड क्रिटिकल टास्क। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। फॉर दिस प्रॉब्लम वी यूज़ द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, ये कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ आपको दिखेगा। क्लास स्टूडेंट लिया है जिसमें प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है नेम को, एज को। नेम क्या है, कैरेक्टर है, साइज कितना है 15 है, एज क्या है, फ्लोट है। पब्लिक के अंदर गेट डेटा और पुट डेटा दो फंक्शन लिया गया है जिसको डिक्लेयर किया गया है। एक मेंबर फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे गेट डेटा और पुट डेटा को हमने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। जब हम गेट डेटा को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करेंगे तो स्कोप रेजोल्यूशन 4 डॉट का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे लिखा हुआ है, वाइड स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन गेट डेटा फंक्शन। आप इनपुट कर रहे हैं सी आउट इंटर नेम, सीन नेम आप इनपुट हो गया। उसी तरीके से सी आउट एज, सीन एज। तो ये दो अलग अलग लाइन में भी आप लिख सकते हैं। सेमीकोलन डिफरेंशिएट करता है एक लाइन को दूसरी लाइन से। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इनपुट क्या कर रहे हैं, नेम को इनपुट करा रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, एज को इनपुट करा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या है कि आप वाइड पुट डेटा जो है उसको हम लोग डिफाइन करें आउटसाइड द क्लास। कैसे लिख रहे हैं, वाइड स्टूडेंट, चूँकि रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वाइड लिखा था इसलिए हमने वाइड लिख रहे हैं। क्लास किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने स्टूडेंट लिख रहे हैं। पुट डेटा है, पुट डेटा लिख दिया। सो सी आउट नेम इक्वल टू नेम एंड सी आउट एज इक्वल टू एज। तो इस तरीके से हम लोग क्लास के मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे हैं।
अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि कंप्लीट प्रोग्राम है, तो वाइड मेन में जाने के बाद एक कांस्टेंट वेरिएबल आपने ले लिया है जिसका साइज़ 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट साइज़ 2 भी ले सकते थे, यहाँ साइज़ दे दिया है 2, तो 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बगैर कांस्टेंट लिए हुए भी। तो यहाँ पर क्या है, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, चूँकि एक लाइन में आ गया है, फॉर्मेटिंग मोबाइल में थोड़ा ओवरलैप किया है इसमें, आप इसको लैपटॉप पर देखेंगे तो क्लियर उसको दिखाएगा। फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, दैट मीन्स कि यहाँ 2 बार लूप चला रहे हैं हम लोग, और हर बार लिख रहे हैं डिटेल ऑफ ए स्टूडेंट। तो एस ऑफ आई डॉट गेट डेटा, मतलब एस ऑफ 0 डॉट गेट डेटा में इनपुट करेगा। नेक्स्ट टाइम फिर आई का वैल्यू आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एस ऑफ 1 डॉट गेट डेटा से हम इनपुट करेंगे। उसी तरीके से फॉर लूप का यूज़ करके आई को टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस करेंगे, और उसको हम लोग उसको सी आउट करके हम इसको डिस्प्ले कराने हैं, एस ऑफ आई डॉट पुट डेटा। एस ऑफ 0 डॉट पुट डेटा फर्स्ट टाइम ये पहले स्ट्रक्चर को, क्लास के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कराएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू बढ़ गया 1 हो गया, आई 1 इज लेस देन 2, यस एस ऑफ 1 डॉट पुट डेटा। तो फॉर लूप एक बार लिया है इनपुट करने के लिए, एक बार फॉर लूप ले रहे हैं आउटपुट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एस आई। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, आप इसको रन कराइएगा, एग्जैक्ट आउटपुट जो दिख रहा है वैसे ही आपको दिखेगा। यहाँ सबसे टॉप लाइन पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्स्टेंट साइज को 2 नहीं ले रहे हैं ग्लोबली तो आप उसको छोड़कर डायरेक्ट आप लिखिएगा वाइड मेन या एंटी मेन एंड साइज की जगह 2 ले लीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गूमेंट। ऑब्जेक्ट को फंक्शन के आर्गूमेंट के तौर पर कैसे यूज करते हैं। दिस कैन बी डन इन 2 ways. A copy of entire object is passed to the function, passed by value. Only the address of the object is transferred function passed by reference. तो फंक्शन में ऑब्जेक्ट को पास करने का 2 तरीका है, एक है पास बाय वैल्यू, दूसरा है पास बाय रेफरेंस या पास बाय एड्रेस। ये 2 तरीके से आप पास कर सकते हैं। पास बाय वैल्यू किसको कहते हैं, ऑलरेडी आप फंक्शन पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देखिए, ए कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शंस, a copy of object is passed to the function. Any changes made to the object inside the function do not affect the object used by the call by value. जाहिर सी बात है, कॉल बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस होता है वो टेम्पोररी होता है, कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस होता है वो परमानेंट होता है। कॉल पास बाय रेफरेंस में देखिए, when an address of object is passed, the called function work directly on the actual object used in the call, means that any changes made inside the function will reflect in the actual functions. जैसा कि हमने बताया कि कॉल बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस होगा टेम्पोररी चेंज होगा, मेन फंक्शन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉल बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस होगा वो परमानेंट होगा, लेकिन मेन फंक्शन में उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक प्रोग्राम के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं कि क्लास लिया है, स्क्वायर ले रहे हैं और उसमें INTX प्राइवेट वेरिएबल ले रहे हैं, पब्लिक में गेट डेटा फंक्शन ले रहे हैं, उसमें एक आर्गूमेंट को पास कर रहे हैं, इनको m का वैल्यू x में स्टोर हो रहा है। फिर यहाँ पर आंसर एक फंक्शन ले रहे हैं जिसमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को देखिए कैसे डिक्लेयर किया है। आंसर एक फंक्शन ले रहे हैं, उसमें क्लास स्क्वायर उसका एक ऑब्जेक्ट s ले रहे हैं। अब इसके थ्रू हम उसको कैसे कॉल करेंगे, x इक्वल टू s डॉट एक्स इंटू एस डॉट एक्स, स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसको लिखने का तरीका थोड़ा देख लीजिए। INT आंसर ये क्या है, फंक्शन है, उसके अंदर क्लास का नाम स्क्वायर, इसका एक ऑब्जेक्ट s ले रहे हैं। इस s ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस डेटा में हम लोग कॉल कर रहे हैं s डॉट एक्स इंटू एक्स डॉट एक्स, एक्स में वैल्यू गया एंड फाइनली इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा शो फंक्शन के थ्रू। आप वाइड मेन में गए हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हैं, जैसे आप s1 s2 बना रहे हैं, s1 डॉट गेट डेटा, इसमें एक वैल्यू पास किए 6। तो ये गेट डेटा क्या करेगा, यहाँ पर आपका वैल्यू m में जाएगा, m का वैल्यू x में चला गया, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका बता रहा है इसको, s2 डॉट आंसर s1, s1 का जो वैल्यू है वो s2 के थ्रू उसको कॉल कराएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे s2 डॉट शो करने पर उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अगर 6 लिख रहे हैं तो उसका आंसर देगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। जाहिर सी बात है, आंसर फंक्शन है। आप यहाँ देखिए, आपने 6 पास किया s1 डॉट गेट डेटा के थ्रू, s1 को फिर कॉल किया किस में, आंसर में कॉल करा रहे हैं, एक्चुअली इसमें क्या जा रहा है 6 जा रहा है, वो उसको कैलकुलेट करके शो के वैल्यू दे देगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप वैल्यू के थ्रू आप फंक्शन में आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। रिटर्न कैसे होता है, फंक्शन कैन नॉट ओनली रिसीव ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट बट also can return them like
ये भी एक तरीका देख लें किस तरीके से रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, उसमें तो पास कर रहे थे, यहाँ रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। क्लास सम लिया है, इंटी एक्स ले रहे हैं, पब्लिक गेट डेटा फंक्शन ले रहे हैं जिसमें इंटी एम ले रहे हैं, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इनका वैल्यू एस में स्टोर हो रहा है। यहाँ देखिए सम एक फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर सम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब सम का एक वेरिएबल ले रहे हैं टेम्प, इसमें हम कैसे लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एस डॉट एक्स एंड देन रिटर्न टेम्प कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाइड शो करके हम लोग यहाँ पे वाइड शो कर रहे हैं जिसमें आंसर एक्स का वैल्यू आएगा। वाइड मेन में देखिए यहाँ पर सम का 3 वेरिएबल लिया हमने, एस ऑब्जेक्ट लिया है S1 S2 S3, तो S1 डॉट गेट डेटा 4 पास कर रहे हैं। पहला वैल्यू हमने क्या पास किया, 4 पास किया। नेक्स्ट टाइम S2 भी है वहाँ पे, उसको कैसे लिख रहे हैं, S2 डॉट गेट डेटा 10। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाया, S1 S2 S3। S1 में गेट डेटा 4 के थ्रू 4 पास किया, S2 के थ्रू गेट डेटा में 10 पास किया। अब S1 का वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, S3 में। देखिए और कीजिए, मैंने S3 में भी वैल्यू क्या पास हो रहा है, 4 पास हो रहा है, ठीक है। अब सम इक्वल टू S2, सम इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम, S2 कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, S3 डॉट शो फंक्शन जब कॉल करेगा तो इसका रिजल्ट आपको फाइनली जो रिजल्ट होगा इसको कैलकुलेट करके उसका वैल्यू दिखाएगा। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को बनाइएगा तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके इसका वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो आज आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, कैसे आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराते हैं। Thank you for watching my video lecture.